नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के उपराष्ट्रपति चुनाव की। कल चुनाव है और उपराष्ट्रपति के रूप से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के 50वें दिन हमें यानी भारत को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। और इस बार का ये चुनाव जो है बड़ा रोचक चुनाव है। आमतौर पर ये माना जाता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव बड़ा बोरिंग होता है, लेकिन इस बार के चुनाव में कुछ खास इसलिए है कि मुकाबला जो है वो एनडीए और एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि विपक्ष की उन सभी पार्टियों के कैंडिडेट के रूप में खड़े किए गए एक पूर्व न्यायाधीश के साथ में है। तो ये मुकाबला इसलिए रोचक हो जाता है कि इस चुनाव में पहली बात तो कोई व्हिप जारी नहीं होती। व्हिप जारी नहीं होती तो कोई सांसद जो इसमें मतदान करता है वो अपनी पार्टी से बंधा हुआ नहीं रहता। तो ऐसे में संभावना बनती है कि क्रॉस वोटिंग होगी। और चूंकि इस बार लगभग 100 के करीब ऐसे सांसद हैं जो ना तो एनडीए का हिस्सा हैं ना इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, वो निर्दलीय भी हैं और वो छोटी पार्टियों के भी लोग हैं। तो ये ही एक कारण है कि विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं जस्टिस बी सुदर्शन, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने भी कल सांसदों से ये कहा है कि ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है, ये लोकतंत्र के भविष्य का चुनाव है और ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं है। सांसदों को अपनी अंतरात्मा के साथ में मतदान करना चाहिए। वहीं आज तक उम्मीदवार घोषित होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता, महाराष्ट्र के राज्यपाल और संघ से जुड़े हुए तमिलनाडु से आने वाली ओबीसी के नेता सीपी राधाकृष्णन का कोई बयान नहीं है कि उन्होंने किसी सांसद से कोई अपील की हो। लेकिन जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उन्होंने सांसदों को पत्र भी लिखा है और कल अपनी एक वीडियो अपील भी जारी की है जिसमें उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करने का आह्वान किया है। तो सवाल यह है कि क्या ये चुनाव कुछ यादगार होगा या इस चुनाव में भी वही, चूंकि हम बात अगर नंबर गेम की करें तो नंबर गेम एनडीए के साथ में है, यानी सीपी राधाकृष्णन की जीत में किसी भी तरीके का कोई संदेह नहीं होना चाहिए नंबर गेम के हिसाब से। लेकिन जिस तरीके से खुद जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और विपक्ष के नेता उत्साहित हैं, उसे देख के लगता है कि इस बार कुछ न कुछ तो हो रहा है कि उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को भी संशय है। आपको याद दिला दें कि 2 दिन से संसद परिसर में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की एक कार्यशाला हो रही है जिसमें उनको ये सिखाया जा रहा है कि वोट किस तरीके से देना है और कौन सी एक गलती उनका वोट जो है वो रद्द करवा सकती है। एक चीज़ और जो है आपने सारे मीडिया में देखा होगा, अखबारों में देखा होगा, लेकिन एक चीज़ जो मैंने वहाँ पे वर्कशॉप में नोट की वो ये थी कि पिछले 11 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में भेजे गए पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की तस्वीर वर्कशॉप के दौरान लगाई गई और उसमें एक संदेश लिखा गया, पहले देश फिर पार्टी और फिर आप। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये संदेश देने की ज़रूरत और लाल कृष्ण आडवाणी के फ़ोटो का इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। कारण कि हम आपको ये बता रहे हैं कि लगभग 72 सांसद 72 सांसद ऐसे हैं जिनका ना तो एनडीए से कोई नाता है न इंडिया से कोई नाता है। और ये जो 72 लोग जो हैं वो इसमें बड़ा खेल कर सकते हैं। चूँकि अगर हम संख्या की बात करें तो दोनों सदनों को मिला के 781 सांसद कल मतदान करेंगे, जिसमें जीत का आंकड़ा होता है 391। और अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के पास में वोट जो है वो 427 हैं, यानी जो बहुमत का आंकड़ा है उससे लगभग 34 वोट ज़्यादा एनडीए के पास में है। और अगर हम इंडिया की और विपक्ष की बात करें तो उनके पास में 355 वोट है, यानी लगभग 72 वोट जो है वो विपक्ष पीछे है। और यही जो आंकड़ा मैं ये जो कह रहा हूँ आपको कि जो सांसद न इंडिया में हैं और न जो सांसद एनडीए में हैं वो अपना खेल कर सकते हैं, क्रॉस वोटिंग हो सकती है। एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये चुनाव इतना आसान नहीं है। कारण कि अंदर ही अंदर अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज़ मुखर हो रही है। और इसका उदाहरण हमने देखा था पिछले महीने हुए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में, जिसमें संजीव बालियान जो अमित शाह के उम्मीदवार थे
जिनको भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी, जिसको जेपी नड्डा सपोर्ट कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी के सामने चुनाव हार गए। तो ये आप कुछ इशारा बहुत है समझने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति में क्या हो रहा है। अगर जो ये 72 का जो आंकड़ा जो है जीत में, जो आंकड़े हमारे सामने हैं 427 और 355, यानी विपक्ष के उम्मीदवार को 72 वोट अभी के संख्या बल के हिसाब से कम मिलते हैं। लेकिन चूंकि मैं फिर आपको बताता हूं कि इसमें कोई व्हिप जारी नहीं होती, सांसद अपनी मर्जी से मतदान कर सकता है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है। और चूंकि ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास में कोई राष्ट्रपति का चुनाव सत्ताधारी पार्टी का कैंडिडेट नहीं हारा हो, ऐसा नहीं है। 1969 में कांग्रेस की तरफ से अधिकृत उम्मीदवार बनाए गए नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हारे थे और उनको हराया था इंदिरा गांधी के समर्थित वीवी गिरी ने। ये 1969 की बात है। ऐसा खेल इस बार क्या होगा, क्या नहीं होगा, पूरे देश की ही नहीं दुनिया की नज़रें हमारे इस चुनाव पे टिकी है। और ये संभवतः पहली बार है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेके इतनी जिज्ञासा और इतनी कल्पना और इतनी अटकलें पहली बार सुनाई दी है। तो अब देखना ये है कि देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बनते हैं या कोई गुंजाइश बचती है जिसमें एक नॉन पॉलिटिकल आदमी जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है वी सुदर्शन रेड्डी, उनको मौका मिलता है, सांसद अंतरात्मा की आवाज़ पर बात वोट करते हैं, या इसमें मोदी और अमित शाह की रणनीति भारी पड़ती है। नतीजा कल शाम तक आ जाएगा। अब चूंकि चुनाव में 24 घंटे का भी वक्त नहीं बचा है, ऐसे में कोई अटकल जो है वो बेमानी होगी। आंकड़ा सत्ता पक्ष के साथ में है, एनडीए के साथ में है, लेकिन जो सांसद ना इंडिया के साथ में है ना एनडीए गठबंधन के साथ है, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। और इसके अलावा मैं दोहरा रहा हूँ, उन सांसदों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी जिन्होंने अपनी भूमिका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं के बीच में हुए मुकाबले में अपनी जो इच्छा शक्ति दिखाई थी, जो अंतरात्मा की आवाज़ से मतदान किया था। अगर ये अंतरात्मा की आवाज़ चल गई तो हो सकता है कि 1969 का 1969 का इतिहास फिर दोहराया जाएगा। फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि संख्या बल के हिसाब से राधाकृष्णन का पक्ष अभी भी मजबूत है, लेकिन कल्पना है, कयास है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। चूँकि एक और अपडेट अभी हमारे पास में यह है कि जो आंध्र प्रदेश की BRS भारत राष्ट्र समिति है, उसने ये ऐलान किया है कि वो मतदान से दूर रहेगी, उसके 4 सांसद हैं। और इसी तरीके से बीजू जनता दल के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ना तो वो एनडीए के कैंडिडेट को वोट देंगे और ना वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को वोट देंगे। तो ये 11 वोट जो है वो एक तरीके से कम हो रहे हैं, तो जीत का आंकड़ा भी थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन राजनीति में किसी पे कब भरोसा टूट जाए, कब किसी पे भरोसा बैठ जाए, इसके बारे में कुछ कहना अपना आप में खतरे से खाली नहीं होता। लेकिन एक चीज़ साफ है कि जो रोल तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू का, जो लगातार पीएम मोदी को परेशान किए हुए हैं, उनका अहम होगा। और इसके साथ में बिहार के नीतीश कुमार का, जो सीट बंटवारे को लेकर अभी से दबाव बनाना शुरू किए हुए हैं, उनका दबाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो देखना यह है कि राजनीति किस करवट घूमती है। लेकिन आप ये तय मानिए, बहुत रोचक होगा उपराष्ट्रपति का कल होने वाला चुनाव। आपसे कल फिर और किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।